नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की, खगोलीय घटना जिसे कहें, उसको लेकर के हर कोई जिज्ञासु रहता है कि आखिर इस घटना का फर्क क्या पड़ता है, मेरे जीवन पे क्या फर्क पड़ेगा, देश पे क्या फर्क पड़ेगा, आर्थिक जगत, राजनीतिक जगत, दिनचर्या और आने वाले दिनों में क्या इस घटना से कोई संबंध और भी है। क्योंकि चाहे सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, ये कोई प्राकृतिक घटना ही नहीं कह सकती। खगोलीय घटना प्राकृतिक घटनाओं में, दोनों में अंतर होता है और बाकायदा साइंटिफिक रीजन है। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या आता है, इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। और एक महीने में 3 ग्रहण, 5 जून, 21 जून और 5 जून, 2 चंद्र ग्रहण, 1 सूर्य ग्रहण, एक जो सीरीज है, इसका क्या असर हो सकता है। तो इस वक्त हमारे साथ जाने माने ज्योतिषाचार्य और राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर विनोद शास्त्री साहब हमारे साथ हैं। डीपी शर्मा साहब हमारे साथ में जुड़ रहे हैं अखिल भारतीय ब्राह्मण संघ से। और हिमानी मैत्री जी टैरो कार्ड रीडर हमारे साथ जुड़ रही हैं। संदीप भट्टाचार्य जी जयपुर बीएम बिरला तारा मंडल के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। आप सभी का स्वागत। मैं सबसे पहले शास्त्री साहब आपके पास आना चाह रहा हूं। हमने पहले भी बात की थी जब 5 जून को चंद्र ग्रहण था। ये जो घटनाएं होती हैं, उस समय आपने बताया भी था कि एक ये खगोलीय घटना है और खगोलीय घटना के आधार पर अगर इसको देखें तो ज्योतिष जो है वह भी एक साइंस है और उसी को उस तरह से देखा जाता है। लेकिन एक सीरीज जो है, एक महीने में 3 ग्रहण, क्या इस तरह की जो घटना होती है इसका कोई बड़ा असर होता है या फिर इससे ऐसे कोई नहीं, ये तो चलिए एक कोइंसिडेंट है कि एक साथ 3 आ गए। और एक घटना, अगर एक खगोलीय घटना होती है तो भी उसका वही असर होता है और एक साथ 3 हो तो भी वही असर होता है, ऐसा कुछ है? देखिए, एक चीज आपको पहले क्लियर कर दें, ये सूर्य ग्रहण। शर्मा साहब आपके पास लौटूंगा, डीपी शर्मा जी आपके पास लौटूंगा, विनोद शास्त्री साहब के पास जा रहा हूँ, फिर आपके पास आ रहा हूँ, मैं वापस आ रहा हूँ आपके पास। डीपी शास्त्री, शर्मा नहीं, शास्त्री, डीपी शास्त्री जी। शास्त्री साहब मैं आपके पास लौटूंगा, विनोद शास्त्री साहब के पास जाना चाह रहा हूँ। जी जी, देखिए सब, ये वैसे तो खगोलीय घटना है और 19 साल पहले भी आया था सूर्य ग्रहण, 19 साल बाद भी आएगा सूर्य ग्रहण, 21 जून को ही आएगा। ये हर 19 साल बाद आता है जब अयन परिवर्तन होता है ना, उस दिन प्राय जो सूर्य का क्रांति व्रत और चंद्रमा का विमंडल व्रत, इनका और ग्रह बिंब का संपात, जब बिंब के साथ में जब शर का शून्यता होती है तब ग्रहण होता है। हमारे जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तो इसी तरह का है। बाकी पौराणिक आख्यान अलग तरह के हैं कि जो स्वर भानु राक्षस की जो कथा है पुराणों में, जो राक्षस है जिसने अमृत पान कर लिया था और उसके बाद उसके 2 भाग किए, राहु और केतु, पर इसका प्रभाव बहुत पड़ता है। हालांकि आज के वैज्ञानिक भी इसको स्वीकारते हैं कि जब ग्रहण आता है तो ग्रहण में, जैसे अभी जो ग्रहण आएगा कंकड़ सूर्य ग्रहण, ये चूड़ामणि ग्रहण है क्योंकि रविवार को हो रहा है, तो इसमें जो चंद्रमा का बिंब जब पूरा करीब करीब पूरा उसको ढक लेगा तो रात्रि की इसी तरह स्थिति होने लग जाएगी। कुछ स्थानों पर तो तारे भी दिखाई देने लगेंगे। ऐसे में जो पक्षी है, पशु है, जीव मात्र है, उसका जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उस पर परिवर्तन होता है। और इसी के साथ जो वायुमंडल कष्ट की घड़ी होती है, उनके लिए कष्ट की घड़ी होती है, ये कहा जा सकता है। जी, तो जब उनमें जो मानसिक बदलाव आते हैं और हार्मोनल चेंजेस आते हैं, ठीक वैसे ही मनुष्य पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। दूसरा इसमें क्या होता है कि सावित्री अग्नि सूर्य से पृथ्वी की ओर आती है और गायत्री अग्नि पृथ्वी से सूर्य की ओर जाती है और चंद्रमा से सोम का प्रादुर्भाव होता है चंद्रमा पर। तो इन तीनों के बीच में जब राहु का पात होता है तो ये राहु का पात बहुत विकारकारी होता है। कई तरह की जो प्राकृतिक स्थितियों पर, मानसिक स्थितियों पर और आत्मिक स्थितियों पर ये बहुत प्रभाव डालता है। इसीलिए हम आध्यात्मिक चिंतन करते हैं, साधना करते हैं, मंत्र जप करते हैं। और इस काल को, जो ग्रहण काल है, इसमें इसीलिए इसमें कहा कि वारेस वन्येषु यत् किंचित् ग्रहणे चंद्र सूर्यो, कि जब अन्य जो किसी भी वार को जब ग्रहण होता है चंद्रमा का चाहे सूर्य का, वो पुण्यदायी होता है।
लेकिन ये अगर कोटि गुणितम अगर ये रविवार को आ जाता है तो करोड़ गुना फल देने वाला हो जाता है। इसलिए अभी जो ये ग्रहण है ये रविवार को आ रहा है, इसलिए इसमें आत्मबल बढ़ाने के लिए इस ग्रहण काल में हमें मंत्र जप और कई तरह के अनुष्ठान करने से हमारा आत्मबल बढ़ेगा और जो अनिष्ट का भय है वो भी दूर रहेगा। पर जितना है नहीं, क्योंकि इसको ग्रहण को लेकर ग्रहण के साथ साथ अन्य ग्रहयोग भी काम करते हैं, केवल ग्रहण मात्र से ही पूरा प्रभाव नहीं होता है, लेकिन ये ग्रहण प्रकृति पर बहुत बड़ा असर डालता है, इसमें कोई दो राय। मैं वापस लौटूंगा आपके पास में, मैं डीपी शास्त्री साहब आपके पास आना चाहूंगा। ये खगोलीय घटनाएं जो होती हैं, सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, ये माना जाता है, अक्सर लोगों की आम चर्चा रहती है या भ्रांति कहें इसको, जैसे कुछ तो शास्त्री साहब ने, विनोद शास्त्री साहब ने क्लियर किया, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, क्या यही कहा जा सकता है कि इस तरह की जो घटनाएं होती है मंगलकारी होती हैं, कष्टदायी होती हैं, इसके कुछ सब शुभ परिणाम भी आते हैं सामने? देखिए, इसका शुभ परिणाम बहुत कम होता है। एक चीज आपको बता दें कि जो पीछे आप बार बार ग्रहण के जिक्र कर रहे हैं, आकाश में जो खगोलीय घटना होती है सब ग्रहण रूप में नहीं होता है। जिसका प्रभाव मानव जीवन पे हो उसको हमारे ऋषि मुनि ज्योतिषियों ने लिखा। जिस तरह 21 तारीख को जो सूर्य ग्रहण है इसकी वैल्यू है, इसका ज्योतिष में मूल्यांकन किया गया है। इसके पहले जो 5 तारीख का चंद्र ग्रहण था वो मान्य नहीं था। गूगल के सहारे, मीडिया के सहारे कुछ लोग कुछ ग्रहण को भ्रांति समाज में फैलाए। इस ग्रहण का मान्य है। इसका जो प्रभाव मानव जीवन पे हो, चाहे राष्ट्र पे है, चाहे संपत्ति पे है या किसी वस्तु पे है, सब पे इसमें प्रभाव है। क्योंकि प्राय 5 घंटे 48 मिनट का ग्रहण है, जिसमें ये 10:20 से लेकर के 1:48 तक दिल्ली में जो इसका प्रभाव एनसीआर में है वो रहेगा। सूर्य सबके पिता है, जगत पिता है। भगवान विष्णु के स्वरूप भगवान सूर्य को माना गया है। अगर उनके जीवन में कहीं से उस अवधि काल में कोई विपत्ति है, कोई अरिष्ट है, अनिष्ट आया है, तो उसके कारण जब वो बल प्रदान नहीं करेंगे धरा पृथ्वी धाम को, तो यहाँ पे रहने वाले हम जितने लोग हैं, मानव हैं, दानव हैं, यक्ष हैं, पशुपति हैं, जो लोग भी हैं, वो सब उसका प्रभाव कहीं ना कहीं बनता है। बल्कि इस ग्रहण का प्रभाव की एक चीज आपको बता दें, हमको भयभीत नहीं होना चाहिए। जिस तरह सूर्यास्त है, सूर्योदय है, ग्रहण आया है, चला जाएगा। अभी हमारे बड़े भाई साहब बोले कि सूर्यवार के, रविवार के दिन, अमावस्या के दिन जो ग्रहण है ये देवतत्व को भी प्राप्त करा सकता है। इस काल में जो व्यक्ति इष्ट मंत्र को जप करे, भगवान नारायण कोश का पाठ करे, उसकी कामना की भी सिद्धि होगी। अभी देखिए पूरा देश विदेश, या चाइना हो, अमेरिका हो, भारत हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सब कंट्री भयभीत है। सबके मन में अशांति डाल रखा है। अशांति का कारण यही है कि अमावस्या का ग्रहण का प्रभाव कहीं ना कहीं राजा या रंग को भ्रमित किया हुआ है, जिससे हम सब लोग कहीं ना कहीं संकेत जो है, आपका सीधा संकेत डीपी शास्त्री साहब, सीधा संकेत हम कहें तो पॉलिटिकल पार्टीज और जो देश को गवर्न कर रहे हैं या प्रदेश को जो लोग चला रहे हैं उसकी ओर इशारा कर रहे हैं। सबके पास है, प्रधानमंत्री से लेके, सेना से लेकर के मीडिया जन, हम आप सबके पास है। अब ये चीज इसमें आपको बताएं, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र में ग्रहण लग रहा है। मंगल के नक्षत्र में ग्रहण लगने से जो भयावह स्थिति बनी है बॉर्डर पे, अग्नि तत्व का जो प्रभाव है, भूकंप बार बार जो आ रहा है, अन्यथा भी शनि वक्री है, बृहस्पति वक्री है, भूकंप के भी संभावना ग्रहण दोष के शिकार बना रहेगा। इसमें हम लोग को बचना और ईश्वर की प्राप्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना, सबसे पहले राष्ट्र हित कल्याण के लिए कि विश्व में शांति हो तो आपका हमारा सबका जीवन शांति होगा। इस ग्रहण के जो काल है उस मध्य समय में हम सब लोग मिलकर के ये जरूर प्रार्थना करें, हे परमपिता परमात्मा नारायण जो आदित्य रूप में है, जो वसु रूप में है, जो 12 सूर्य भगवान विष्णु के पास है, एक सूर्य पे जो ग्रहण लगा है, जो अभी राहु की चर्चा हो रही है, जिसके कारण तो जिस घटना का प्रभाव धरा पे है उसी को ज्योतिष माना है, अन्यथा ऋषि मुनि हमारे माने हैं और ग्रहण को नहीं माने हैं। इस तरह 3 ग्रहण के भी आप जोगिंदर जी चर्चा किए, उसका ज्योतिष में प्रभाव नगण्य है। आकाश में तो खगोलीय घटना घटता रहता है, बल्कि जिसका संबंध नहीं है उसको हम नहीं मानते। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास में, हिमानी जी के पास जाना चाहूंगा, क्या कहता है टैरो, जरा देखते हैं। हिमानी जी, टैरो कार्ड क्या कर रहा है इस पूरे ग्रहण या खगोलीय घटना जो है इसको लेके? कार्ड्स का हमेशा जब भी हम रीडिंग करते हैं
कार्ड्स हमेशा एनवायरमेंटल एनर्जी को कैच करते हैं और उनसे ऊर्जा लेकर ही अपनी परिस्थितियों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। अभी अगर हम इस सोलर एक्लिप्स को अगर हम ये भी समझने की कोशिश करें कि एनवायरमेंटल एनर्जी ही डिप्लीट हो रही है, कहीं ना कहीं ऊर्जा का ह्रास होता हुआ दिख रहा है। ऊर्जा का अग्नि तत्व वाला जो फैक्टर, अगर मैं कहूंगी सूर्य सन मेरी और आपकी आत्मा का कारक है, मुझे और आपको ऊर्जा देता है, मेरी आत्मा को जीवित रखता है, उसमें ऊर्जा बनाए रखता है। जब वो ही ग्रसित हो रहा है तो कहीं ना कहीं डिप्रेसिव फीलिंग, इमोशनल स्ट्रेस डेवलप होता हुआ मुझे जनरल 12 राशियों के अंदर दिखाई देता है। अगर मैं जनरल भी बात, जैसे अभी एक सुसाइडल केस था जो बहुत हाईलाइट हो गया, एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी सुशांत सिंह राजपूत का, ये घटना को आप लाइटली नहीं ले सकते। इट वाज सो क्लोज टू सोलर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण के आसपास ये हुआ। इन घटनाओं की संख्या बढ़ सकती है। वो एक सेलिब्रिटी प्रोफाइल थे तो न्यूज में आ गया। ऐसी बहुत सारी घटनाएं जो न्यूज मीडिया से बहुत दूर रहेंगी। कई परिवारों में मैं देख रही हूँ डिप्रेशन, डेफिनेटली इस कोविड-19 के चलते पिछले मार्च से जो चीज मैं और आप सब भुगत रहे हैं, वो डिप्रेशन डेफिनेटली देगा। फाइनेंशियल भी दे रहा है, फिजिकल भी दे रहा है, इमोशनल मेंटल स्ट्रेस भी दे रहा है। और कार्ड्स भी इस समय एनर्जीज को बहुत लॉस होता हुआ दिखा रहे हैं। क्लियर है कि अभी हमें कुछ और हादसों के लिए तैयार रहना होगा। मानसिक तनाव हम सब पर हावी ना हो, इसके लिए डेफिनेटली पूजा पाठ और रेमेडीज तो हम सबको करनी ही है, लेकिन सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने वाली उपाय जो है, एनर्जीज सूर्य को एनर्जाइज करने के लिए, जैसे आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ है और दुर्गा सप्तशती सबके लिए मान्य होती है। अगर इस ग्रहण में दुर्गा सप्तशती का विशेष पाठ किया जाए कुछ विशेष संपुट के साथ में, तो वो भी बहुत फलदायी होगा। हमारा आत्मबल मजबूत होगा, हमें लाभ होगा, डेफिनेटली हमारी एनर्जी लेवल भी हाई होंगे, एटलीस्ट बैलेंस रहेंगे। जी बिल्कुल। तो लबोलवाब यही है कि ये जो घटना है, निश्चित रूप से इसमें जब सूर्य देव को कोई कष्ट हो रहा है तो भगवान विष्णु का जो रूप के रूप में देखा जा रहा है, अगर वहां कोई कष्ट होता है तो जगत पिता परमेश्वर अगर हम कहें, अगर उनको तकलीफ होती तो निश्चित रूप से उनके फॉलोअर्स या पूरी जो हमारी जीव जंतु मानव सभी को इस बात का कष्ट का एहसास जरूर होता है। यहाँ मैं शास्त्री साहब वापस आपके पास आना चाहूंगा, विनोद शास्त्री साहब के पास में। ये जो घटना है सर, जैसे अभी बताया अभी डीपी शास्त्री साहब ने कि इस तरह की जो घटना है, अभी एनसीआर का जो जिक्र कर रहे हैं, कुछ ही दिन के अंदर कई बार वहां पे भूकंप के झटके आए हैं। अभी गुजरात के एक जगह पे 24 घंटे में 3 बार भूकंप के झटके आए। तो कुछ ऐसा होता है कि ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और इसके कुछ संकेत हमें दिखाई देते हैं। देखिए, ग्रहण का इसमें कोई संदेह नहीं कि ग्रहण का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। इसके कारण से, ग्रहण के कारण से बहुत सी घटनाएं जो प्राकृतिक घटनाएं वो होती हैं, जिनमें चाहे भूकंप हो, अतिवृष्टि हो, अनावृष्टि हो। लेकिन अभी जो इस वर्ष के जो योग हैं, चीजें इस वर्ष अतिवृष्टि का, प्राकृतिक आपदाओं का, इनका भी योग है। तो ये ग्रहण के साथ साथ वो भी एक कारण इसमें बनेंगे। और अभी राजा और मंत्री जब बुध और चंद्रमा होते हैं, ये दोनों पिता पुत्र होते हुए भी वैमनस्य भाव रखते हैं। इनकी जो लोक दृष्टि से ये ठीक नहीं होते हैं। तो ऐसी स्थिति में मनस्थिति आपदा निश्चित रूप से करते हैं। और बहुत सी आज एक तो कोरोना हो रहा है, चाइना की स्थिति बन रही है, पर ऐसी स्थिति में अभी ये जो ग्रहण है, एक ग्रहण हमको प्रकृति को और हमारे मानस को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। इसको आज के वैज्ञानिक भी स्वीकारते हैं, लेकिन कई लोग बहुत दृढ़ता से कहते हैं कि ये खगोलीय घटना है। इसमें जी, तो साइंस में सर सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण खगोलीय घटना के रूप में देखती है। मैं उस वजह से जिक्र कर रहा हूं क्योंकि एक आम आदमी जो है वह निश्चित रूप से
पूजा पाठ सारे काम करते हैं, बिल्कुल होना भी चाहिए। ये अगर हमें कोई रास्ता किसी भी चीज से निजात दिलाने के लिए, कष्ट से दूर करने के लिए अगर कोई देता है तो निश्चित रूप से उसका पालन करना चाहिए, मैं इसे खारिज नहीं कर रहा। लेकिन खगोलीय घटना इस लिहाज से कही जा रही है कि साइंस और इससे जुड़े जो लोग होते हैं वह यही कहते हैं कि खगोलीय घटना है इसमें। पिछली बार भी जब हम बात कर रहे थे तो यही कहा गया कि कई आचार्यों ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि ये खगोलीय घटना है, लेकिन इसका असर होता है, घटना कोई भी हो असर उसका होता ही होता है। तो उस लिहाज से इसको अलग कैसे कर सकते हैं खगोलीय घटना से? जी विनोद शास्त्री साहब, इसको खगोलीय घटना, बिल्कुल आपने कहा कि इसे खगोलीय घटना के रूप में केवल महज ये खगोलीय घटना नहीं मानना चाहिए। नहीं, ये खगोलीय घटना के साथ साथ जो अन्य ग्रह हैं, जैसे खगोलीय घटना तो सामान्य है, लेकिन ये घटना नहीं है, एक बहुत बड़ा योग आता है। और ये एक ऐसा योग आता है कि जिस समय इसके चाहे पौराणिक कारण हो, ऋषियों ने भी जो कहा है कि अमृत पान जो राहु ने किया है, जो स्वर भानु ने अमृत पान किया था, तो अमृत पान का कारण क्या है कि पृथ्वी और जो सूर्य है, इनसे जो सोम की आहुति होती है अग्नि में पृथ्वी पर, उस सोम की आहुति जो अमृत रूपी जो आहुति होती है उसमें व्यवधान आ जाता है। और वो जब कट जाता है, जब विमंडल वृत्त और कांति वृत्त का संपात होता है, तो पहला संपात राहु होता है, दूसरा संपात केतु होता है। तो पहले संपात पर जो ये घटना होती है, पहले संपात पर जब ये आता है ग्रहण है, तो जैसे अभी ये धनु राशि पर आ रहा है दिसंबर में, अभी तो मिथुन राशि पर आ रहा है, दिसंबर में वृश्चिक राशि पर आएगा। ये एक बार राहु के साथ आ रहा है, दूसरी बार केतु के साथ में आ रहा है। तो ये खगोलीय घटना के साथ अन्य जो ग्रह योगों का भी संयोग है, वो संयोग मिलकर के फिर प्रकृति पर भी प्रभाव डालता है, व्यक्ति पर भी प्रभाव डालता है, पूरी मनोवृत्ति पर भी प्रभाव डालता है। क्यों? कि सूर्य को सत्य कहते हैं और पृथ्वी को चंद्रमा, पृथ्वी को शिव कहते हैं और चंद्रमा को सुंदर कहते हैं। तो ये सत्यम शिवम सुंदरम का जो कंसेप्ट है, उसमें ये राहु व्यवधान करता है। जी मैं इसीलिए ये जो ग्रहण है, ये हमारी मानसिक स्थिति को, आत्मिक स्थिति को, शारीरिक स्थिति को ये बहुत कुछ प्रभावित करता है। लेकिन इसके लिए ये ग्रहण काल में हमारे जो ऋषियों ने बताया है कि ग्रहण काल जब प्रारंभ हो तब स्नान करना चाहिए, ग्रहण काल में हवन करना चाहिए, ग्रहण के बाद में स्नान करके फिर दान करना चाहिए। एक सवाल है सर मेरा, आपने कहा कि ग्रहण काल जैसे शुरू होता है तो स्नान आदि करके और धार्मिक अनुष्ठान करना चाहिए, ठीक है, लेकिन जो सूतक लगता है करीब 12 घंटे पहले के आसपास जो लगता है, लेकिन सूतक क्या वास्तव में जैसे ही ग्रहण शुरू होता है उसी साथ सूतक खत्म हो जाता है? सूतक को तो बिल्कुल ये माना जाता है कि उसमें आप स्नान भी नहीं कर सकते। जब निवृत्ति हो जाती है यानी कि ग्रहण कंप्लीट हो चुका होता है, उसके बाद आप स्नान करके या उसके बाद पूजा कर सकते हैं। तो ये कैसे? कुछ लोग कहते हैं कि सूतक के दौरान और जब ग्रहण का काल होता है उसमें आप स्नान आदि नहीं कर सकते, आपको बिल्कुल मंदिर में नहीं बैठना चाहिए, पट खुले हों, आप दर्शन करके और आप मन में जाप कर सकते हैं, ये कहा जाता है। नहीं, ये गलत बात है, क्योंकि जैसे जनना सोच है, व्रता सोच है, ऐसे ही ये ग्रहण का सोच है, ये थोड़ा डिफरेंट होता है। जब ग्रहण काल लगता है तो ग्रहण काल प्रारंभ होने पर से पहले स्नान करना चाहिए, उसके बाद में फिर हवन जब जो भी है वो करना चाहिए। जब हवन तो करेंगे, हवन करेंगे तो आहुति भी देंगे अग्नि में, ऐसी बात नहीं है। ये इसमें किसी तरह का दोष नहीं होता और उसके बाद में भी फिर स्नान करते हैं। मैं बिल्कुल इस पर मैं एक आऊंगा आपके पास, अब वापस आऊंगा मैं डीपी शास्त्री साहब के पास में जाना। तो डीपी साहब आपके पास आना चाह रहा हूँ। ये कई लोग ये कहते हैं कि सूतक के दरमियान, सूतक यानी कि ग्रहण से करीब 12 घंटे पहले, जैसे कि आप कहते हैं 13 घंटे भी हो सकते हैं, जो भी टाइम रहता है, लेकिन यहाँ से और जैसे ही ग्रहण काल शुरू होता है, क्या वास्तव में सूतक को उस समय तक माना चाहिए जब पूरा ग्रहण कंप्लीट हो चुका यानी कि निवृत्ति हो जाती है तब तक माना जाता है, या फिर जैसे ही अब शुरू होता है ग्रहण उसी वक्त ये मान के चले कि हम सूतक हट गया और आप स्नान करके अपना काम शुरू कर सकते हैं? देखिए, जो साधक लोग हैं, धर्म के साधना करते हैं, इष्ट मंत्र के साधना करते हैं, गुरु के कृपा से भगवान की आराधना करते हैं, वो स्नान उस समय करें
मनसा वचसा कर्मणा तीनों तरह से भगवान की आप प्रार्थना कर सकते हैं। जो महाराज जी बता रहे हैं विनोद जी, इसलिए बता रहे हैं कि जो लोग मंत्र इत्यादि करने के लिए सकाम अनुष्ठान करना चाहते हैं या निष्काम अनुष्ठान करना चाहते हैं, तो जब तक स्नान नहीं करेंगे उनकी शुद्धि नहीं होगी। जब शुद्धि नहीं होगी तो देवत्व की प्राप्ति के लिए उनकी कामना की कैसी स्थिति होगी। इसमें इस सूतक में जो जन्नाशय है, चमरणाशय है, कई तरह का शौच इत्यादि का जो सूतक लगता है, सबका हम विचार करते हैं। ग्रहण में स्नान आप पूर्व कर सकते हैं और ग्रहण के उपरांत भी कर सकते हैं। पूर्व करने के मतलब आप किसी मंत्र या देवी देवता इष्ट की साधना कर रहे हैं। आज जब आप कुछ नहीं करते हैं तो उसके बाद स्नान करके दान उपदान करने का विधान है। ऐसा विधान है जब आप मंत्र के जब साधना करेंगे तो स्नान आपके लिए उसमें जरूरी है। 12 घंटे पहले जो हमारा सूतक लगता है उसमें बुजुर्ग, बच्चे, गर्भवती स्त्री, हमारी जो महिलाएं हैं, उनको सूतक का दोष नहीं लिया गया है। इसको दवा खाना है, मेडिसिन ले रहा है, उसके लिए कोई दोष नहीं है, शास्त्र निषेध किया है। अब 12 घंटे जिस तरह आज रात में सूतक लग जाएगा, कल सुबह 10-20 में ग्रहण शुरू होगा, तो जो लोग दवा इत्यादि लेंगे, अपना चाय भी लेंगे, ब्रेड भी लेंगे, उनको मैं मना नहीं कर रहा हूं, बल्कि महाराज जी के जो कहने के अनुसार हम साधना कर सकते हैं, संकल्प सिद्धि कर सकते हैं। चाहे गीता का पाठ हो, चाहे मानस हो, चाहे देवी के मंत्र का कोई जप हो, आप जरूर करें। कर सकते तो करें, ना करें तो कोई नहीं। राम नाम के नाम ही सर्वोपरि नाम है। इस समय जो स्थिति विपत्ति भगवान सूर्य के ऊपर आता है, तो हमारे ऋषि मुनि लोग एक शास्त्र में दिए कि आप इस समय मन को शांत करके, विचार को शुद्ध करके परमात्मा के संरक्ष जाने के लिए, उनके तटस्थ होने के लिए आप लग्न से उपासना करें, ऐसा माना गया है। बल्कि कुछ लोग हैं जो सालों भर जप करते हैं, अग्रहण काल में उसको सिद्ध कर लेते हैं। तो करेंगे कैसे? स्नान करके ही सिद्ध करेंगे, नहीं तो सिद्धि नहीं होगी। उसमें मंत्र के साथ आहुति भी है। अब आहुति में देखिए, स्वाहा स्वधा नमस्तुते, जो स्वाहा है वो देवताओं को जो है सो पोषण करती हैं और पितरों को भी पोषण करती हैं। स्वधा जो शक्ति है वो पितृ के प्रतीक है, और स्वाहा जो शक्ति है वो देवताओं को पूर्ति करने की प्रतीक है। ये ग्रहण का नियम है करने के लिए। बल्कि देखिए, जो नियम नहीं जानता उसको जितना है उतना ही करना चाहिए ग्रहण काल में। दूसरी चीज, एक चीज हम आपको यहाँ बता देना चाहते हैं कि रविवार जो दिन है, ये नक्षत्र के साथ 7 दिनों में भगवान सूर्य का श्रेष्ठ दिन माना गया है। रविवार से गणना किया गया। अभी ये बता रही थी सूर्य आत्मा है, निश्चय रूप से आत्मा है, सूर्य दिवा का स्वामी है। अगर दिन में कार्य है तो भगवान शिव शक्ति की उपासना जब हम करते हैं तो दिन में ही भगवान शिव की उपासना है। और रात्रि की स्वामिनी माँ भगवती है, दुर्गा है, राजराजेश्वरी है, जो हमको शयन कराती हैं, हमको निद्रा प्रदान करती हैं, निरोगी काया प्रदान करती हैं। तो सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, चंद्रमा मन का प्रतीक, सूर्य आत्मा का प्रतीक। बल्कि चंद्रमा मनसो जातो चक्षो सूरजो अजायत श्रोत्राद वायुष प्राणस मुखाद अग्निरे जायत। सूर्य नेत्र है तो चंद्रमा मन है, दोनों के साथ हमारा जीवन चलेगा। तो हमारे भारत की भूमि हो, साहब मैं वापस लौट रहा हूं आपके पास में, हिमानी जी के पास में मैं जाऊंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं सूर्य ग्रहण और उससे जुड़ी जो क्या समस्या हो सकती है, क्या असर पड़ेगा, हम उनको लेकर के चर्चा कर रहे थे। मैं एक बार फिर टैरो कार्ड रीडर हिमानी जी के पास में जाना चाहूंगा। हिमानी जी, दो बातें मैं जानना चाहूंगा यहाँ पे। एक तो ये हम जो चर्चा कर रहे हैं वो निश्चित रूप से सूर्य, अग्नि और चंद्रमा जो कहें कि कूल दोनों का एक अंतर होता है। तो क्या ग्रहण का भी उसी तरह से कुछ असर है कि चंद्र ग्रहण का कम असर होता हो, सूर्य ग्रहण का ज्यादा असर होता है, ऐसा कुछ है? नहीं, हमारी अगर ज्योग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग को देखा जाए या आप समझने की कोशिश करें तो जो हमारे एक्सिस हैं वो कहीं ना कहीं हमारी अर्थ को बैलेंस किए हुए हैं। तो ये सारे प्लैनेट्स जरा सा भी मूव होंगे या कोई भी फंक्शन में जरा सी भी चेंजेस आएगा, जैसे आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, ड्राइव करते हुए अचानक उसका कोई नट बोल्ट लूज हो जाए और एकदम से ऑयल का इसमें, तो डेफिनेटली गाड़ी की फंक्शन पूरी बिगड़ने वाली है। तो ये सब कह देना कि खगोलीय ज्योग्राफिकल घटनाओं का मेरे और आपके जीवन पे फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो डेफिनेटली बियॉन्ड द थॉट्स है। अपने आप को सिर्फ बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट दिखा देना, एजुकेटेड दिखा देने से हम लोग एस्केप नहीं कर सकते। और ये भी नहीं कह सकते कि ये बहुत ऑर्थोडॉक्स हैं, ट्रेडिशनल मैथोलॉजी को लेकर चलते हैं तो ये बहुत ज्यादा अंधविश्वासी हैं। नहीं, एक्चुअली इस जो ज्योग्राफिकल इंसिडेंट्स या घटनाएं मेरे और आपके जीवन में, ये एक बैक टू बैक जो 3 ग्रहण आ गए, ये आपके मेरे व्यक्तिगत जीवन पे, डेफिनेटली मन पे, आत्मा पे, शरीर पे, बीमारियों के रूप में, हादसों के रूप में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के रूप में असर डाल रहे हैं। आंखें मूंद लेने से अगर अंधेरा हो जाता ना, तो वो मेरे और आपके करने से अभी रात हो जाएगी आंख बंद करते। तो ये फैक्ट्स नहीं है, अगर कोई इसको एक्सेप्ट नहीं करता। रही बात टैरो के हिसाब से, अगर मैं आने वाले टेन्योर जो बचा है तो 2020 में हमारा, मैं इसको देख रही हूँ तो तनाव वाला समय दिवाली तक नहीं जाने वाला है। और कोविड को भी जो ये लॉकडाउन जो सरकार के फैसले, खैर वो एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे बात हो जाएगी, लेकिन मेरे को लगता है कि फिजिकल हेल्थ को लेके हमें अपनी इम्यूनिटी को बैलेंस और स्ट्रॉन्ग करने के लिए दिवाली तक का इंतजार करना पड़ेगा। उससे पहले शारीरिक सेहत को लेकर हालात संभलते हुए नहीं नजर आ रहे। अर्थव्यवस्था तो खैर अब बताने की भी जरूरत नहीं है, ज्योतिषियों को सबको पता है कि डावाडोल है, इसको बहुत समय लगने वाला है इसको संभलने में। अर्थशास्त्री पहले से बता रहे हैं। हाँ, वो तो दिखाई भी तो दे रही है साफ साफ। मैं एक बात जानना चाहूंगा हिमानी जी, यहाँ पे कोविड ऑलरेडी अभी रन कर रहा है और ये लंबे समय से समस्या चल रही है। हम ऑलमोस्ट 6 महीने कंप्लीट कर चुके हैं इसी के उसमें, क्योंकि 30 जनवरी को WHO ने इसे महामारी डिक्लेयर कर दिया था। तो ये समय चला गया ये पूरा ना। तो आप कह रहे हैं कि दिवाली तक ये माना जा सकता है कि कोविड ऑलरेडी था, ग्रहण अब आए। हालांकि ये नहीं है कि आज भी अगर हम जो गणना होती है उसके लिहाज से शास्त्री साहब लोग विद्वान बैठे हुए बता सकते हैं कि अगले साल कितने दिन बाद ग्रहण आने वाला, फिर कब ग्रहण आने। जैसे अभी शास्त्री जी ने कहा कि 19 साल बाद इस तरह का योग बनता है, जो 3 ग्रहण की एक सीरीज बनती है उस तरह से। तो यहाँ ये कहा जा सकता है कि अगर ऑलरेडी कोई भी आपदा चल रही है तो उसमें एक सपोर्ट और करती है इस तरह की घटनाएं, ये कहा जा सकता है। मसलन चाइना से जुड़ा जैसे भारत के संबंध है, नेपाल से जुड़े हुए, या विश्व में आज हम देखिए कि कोविड-19 ने सबको एक तरह से उस जद में ले रखा है। सबके दिल जहन में घबराहट जरूर है, परेशान है लोग। तो क्या इस तरह की घटनाओं को सपोर्ट करता है? नहीं, डेफिनेटली कर रहा है। आप एक चीज देखिए ना, मेरे और आपके मन में जो ये विष का भय डाल दिया है, आत्मा ही क्षीण हो गई है, दुर्बल हो गई है, तो वो तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। जो व्यक्ति का विवेक होता है उसमें ये समझ होनी चाहिए कि मेरे एक छोटे से पॉलिटिकल रॉन्ग स्टेप के चलते 2 देशों में अगर किसी वजह से वॉर हो जाती है तो न जाने कितनी मृत्यु हो जाएंगी। फैक्ट शायद कभी सामने आए या ना आए, लेकिन ये चीजें जो विवेक की जो डिसीजन है, वो विवेक कहाँ दिख रहा है इस समय। सब अपने आप को जस्टिफाई करते हैं, हर लीडर अपने प्लेटफॉर्म पे आकर अपनी बात को तार्किक रूप से सही साबित करता है। हम क्योंकि बीइंग इंडियन, भारतीय होने के नाते हम डेफिनेटली अपने देश का भला चाहेंगे। कई बार हम अपनी गलतियों को भी तो इग्नोर कर जाते हैं, हमें नहीं पता एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग, हमें वो ही सूचना मिलती है जो बॉर्डर से भेज दी जाती है। और साथ ही सामने वाली, अगर मैं चाइना की बात करूं तो वो भी कहां अपने विवेक से इस्तेमाल ले रहा है। अगर उन्होंने अपने विवेक का, अपने मस्तिष्क का, दिमाग का इस्तेमाल किया होता तो वो इस घटना को, कोविड-19 को स्प्रेड नहीं होने देते या टाइम से सारे वर्ल्ड को इन्फॉर्म कर देते। अब कह रहे हैं कि वो वैक्सीन लेकर आ रहे हैं, उसके लिए भी कोई इनिशिएटिव इसलिए नहीं ले रहे कि सारा वर्ल्ड उनके ऊपर ब्लेम पे आ जाएगा। एंड अपनी गलतियों को छुपाने के लिए भारत को एक सॉफ्ट टारगेट की तरह से इस्तेमाल करने के लिए अटैकिंग उस पर आ रहे हैं ताकि लोगों का ध्यान वहां से हट जाए। तो विवेक का इस्तेमाल तो हो ही नहीं पा रहा ना।
और अभी तो हम इस पैंडेमिक वाली सिचुएशन सिनेरियो में मैं और आप तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे कि ऐसा होगा। तो लगता है 3-4 महीने दिवाली के आसपास जब सूर्य नीच के हो जाएंगे तो हो सकता है कि शायद वापस ये ग्रहण की वापस निम्नतम अवस्था, और उससे जब बाहर निकलेंगे हम दीपावली की अमावस्या के बाद, एग्जैक्टली तब उसके बाद शायद हम बहुत बेहतर स्थिति में। तब तक के लिए हमें वेट करना होगा ये ना, मुझे ऐसा लगता है। जहां तक हमें प्लैनेट आपके पास आना, विनोद शास्त्री साहब आपके पास आना चाहूंगा मैं। हिमानी जी जो कह रहे हैं, निश्चित रूप से अभी जो दर्शक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हर किसी के यह एक सवाल मन में चल रहा होगा कि चाइना के साथ में भारत के संबंध, नेपाल के साथ में, या कोई दूसरे देशों की बात कर लीजिए, केवल भारत चीन का विषय नहीं है। विश्व में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनमें आपस में टकराव की स्थितियां बनी हुई है। कोविड से हर कोई इस समय जूझ रहा है, तो ये पहले से चली आ रही है चीज। भारत चीन के बीच में सीमा विवाद लंबे समय से चला आ रहा है। कोविड 6 महीने से ज्यादा अपना प्रभाव दिखाता आ रहा है। कई मुल्कों को हमारे सहित लॉकडाउन का सामना करना पड़ा, बेरोजगारी फैल रही है, ये पहले से चल रहा है। तो ऐसी जो घटनाएं होती हैं, जैसे चंद्र ग्रहण हुआ या सूर्य ग्रहण हुआ, क्या इस तरह की घटनाओं को कुछ सपोर्ट करते हैं या फिर ये कहें कि विनाश करते हैं, तो इन घटनाओं का भी विनाश करके वापस में हमें नॉर्मल लाइफ में लेकर के आ रहे हो, ऐसा कुछ है? देखिए, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, वैसे ही हर घटना, जो खगोलीय घटनाएं हैं, वो निश्चित रूप से प्रभाव तो डालती हैं, और ग्रहण तो बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। जैसे ये ग्रहण 19 साल बाद ही नहीं आ रहा है, इसमें कुछ योग तो ऐसे बन रहे हैं जो 370 साल बाद बन रहे हैं, इसलिए ये साधारण घटना तो नहीं है। लेकिन जो जहां तक चाइना का सवाल है, चाइना 49 में पहले राजशाही थी, उसके बाद में रिपब्लिक जो हुआ, ये कम्युनिस्ट, वो 49 में हुआ। और वो जो चाइना का गठन हुआ था, चाइना के समय की उसका मकर लग्न है और राशि भी उसकी मकर ही है, और चाइना को अभी 7.5 लगी हुई है, और 7.5 लगी हुई होती है तो मति भ्रम हो जाता है। इसलिए अभी चाइना को मति भ्रम हुआ है, और उस मति भ्रम के बीच में ये जो कोरोना और ये जो अभी की स्थिति बनी हुई है, ये 62 में 22 अक्टूबर 62 से 21 नवंबर 62 तक हमारा चाइना से युद्ध हुआ था। उसके बाद में फिर षडग्रही योग बने थे। उस समय भी जो बृहस्पति की स्थिति थी और शनि की स्थिति थी, चंद्रमा कर्क का था, जो उस समय की जो स्थिति बनी हुई थी, कुछ योग वैसे बन रहे हैं। दूसरा जो 1937 में जो ग्रह योग बने हुए थे, बृहस्पति की राशि में शनि, शनि की में बृहस्पति, जो अब 2-3 साल बाद में भी योग बनने वाले हैं, 2021-22 में भी बनने वाले हैं, और अभी भी मकर शनि चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में उस समय विश्व में भारत की आजादी की शुरुआत तो 1937 से ही हो गई थी, क्योंकि उस समय संयुक्त प्रांतीय संघीय प्रांतीय प्रणाली भारत में प्रारंभ हो गई थी, और आजादी का एक तरीके से श्री गणेश उस समय से शुरू हो गया था, और एक अलग तरह की क्रांति आना शुरू हो गया था विश्व में। तो वैसे के वैसी ही स्थितियां अब बन रही हैं, और इस देश में जो जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं, वो खासतौर से चाइना के लिए बहुत घातक सिद्ध होगी। चाइना की जो कुंडली है, उसमें जो अभी भारत में तो चंद्रमा में शनि का समय चल रहा है। तो इस घटना को लेकर के हम अगर बात करें, चाइना के साथ में जिस तरह की हमारी स्थितियां बनी हुई हैं, उसको लेकर के तो दो बातें आ रही हैं सामने कि चाइना के लिए मुश्किल भरा होगा, तो हमें सपोर्ट करेगा ये समय बहुत सपोर्ट करेगा। अभी चंद्रमा में शनि का समय चल रहा है भारत को, और इसलिए ग्रहण भी भारत के लिए अनुकूल रहेगा, कोई प्रतिकूल नहीं रहेगा। जहां तक कोरोना का सवाल है, ये तो वैश्विक समस्या है, और ये विश्व युद्ध तो शुरू हो चुका है। ये जैविक विश्व युद्ध है, और इसके बाद में जो चाइना की चूंकि दुर्गति होने वाली है, चाइना खंडित होने वाला है, और जब कभी किसी की दुर्गति है, जहाँ को प्रभु दारुण देही ताकि मति पहले हर ले, इसलिए जो चाइना की मति पहले हर ली है, क्योंकि जब अनिष्ट आता है तो पहले बुद्धि फिरती है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि दोनों घटनाओं को एक साथ आप कोलैबोरेट कर रहे हैं कि महामारी यानी कि कोविड-19 और भारत के साथ में जो विवाद चल रहा है उसको, एक आप कह रहे हैं कि एक जैविक युद्ध या
दुनिया उससे लोहा ले रही है, लड़ाई कर रही है, उसकी जड़ माना जाता है चाइना को। तो भारत के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर और जो ग्रह नक्षत्र हैं वो अनुकूल परिस्थितियां पैदा करेंगे। तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलते हैं कि यह जो अंतरराष्ट्रीय प्रॉब्लम है इसमें भारत को सपोर्टिंग अवसर रहेगा और चाइना को बैकफुट पे जाना पड़ेगा। आप ये कहना चाह रहे हैं? निश्चित रूप से बैकफुट पे जाना पड़ेगा, शर्मिंदा होना पड़ेगा। जी, मैं डीपी साहब आपके पास आना चाहूंगा। चाइना आने वाले हाँ, मैं डीपी साहब आपके पास आना चाहूंगा। आप क्या कहना चाहेंगे? घटनाओं की जब बात की जाती है, आप लोग सब स्वीकार कर रहे हैं कि एक दूसरे से कोई ना कोई रिलेशन होता है। अभी चाइना और भारत दोनों की जो इस समय सीमा विवाद चल रहा है उसको लेकर के सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। कोविड से दुनिया जूझ रही है, तो क्या असर आएगा इसका? देखिए, अभी शनि बकरी है, 29 सितंबर 2020 तक शनि बकरी रहेगा। अब बृहस्पति भी बकरी है, 13 सितंबर 2020 तक रहेगा। और 23 सितंबर को राहु केतु की राशि का परिवर्तन है। तो बहुत बड़ा योग अभी ग्रहों का जो बनने जा रहा है सितंबर में, उसके बाद ही स्थिति इसकी अनुकूल होगी, बल्कि ग्रहण के लगने के 15 दिन बाद तक। अन्यथा जब तक मिथुन की संक्रांति रहेगी तब तक स्थिति ये खराब रहेगी चाइना और भारत की। उसके बाद कहीं ना कहीं स्थिति इसमें अनुकूल हो जाएगी। भारत विश्व गुरु के राह पे है। आज भारत को मंत्रणा दे रहा है, पूरा विश्व मान रहा है। मोदी जी के जीवन जो है संकट मोचन के तरह देव तत्व के योग से प्राप्त होने जा रहा है। युद्ध तो स्थिति जो बनी हुई है, युद्ध की स्थिति जो है सो एक अल्पकाल के लिए बनी हुई है। युद्ध लड़ने से पहले ही चाइना अपने आप मर गया है, इसलिए मर गया कि उसका मनोबल टूट गया है। हमारा लगन वृष लगन है, भारत की कुंडली स्थिर लगन की है और उसका चर लगन है। चर लगन में सड़साती का जो प्रभाव है बुद्धि भ्रष्ट कर चुका है। और 15 कंट्री का जो संबंध चाइना के बॉर्डर से है, इसमें जापान इत्यादि भी है, भूटान, नेपाल सब कंट्री है। तो हर व्यक्ति उससे कहीं ना कहीं खफा है। उसको लगता है कि मैं इसमें आगे बढ़ूंगा, बल्कि उसकी जो फाइनेंशियली स्थिति है, अन्यथा जो धन की स्थिति है, उसका जो जीडीपी है एकदम खराब हो जाना है सितंबर तक, और घुटने के बल चाइना गिर जाएगा। अपने आप थोड़ा समय का इंतजार करना होगा। हाँ, करना पड़ेगा। बल्कि मिथुन की संक्रांति में जो ग्रहण है, ये रविवार का जो कंकड़ चूड़ामणि ग्रहण कर रहे हैं, चूड़ामणि ग्रहण का लाभ भी है और मूलतः उसको लाभ मिलेगा जो देव को मानेगा, जो सनातन परंपरा में परम पिता परमात्मा के सानिध्य में रहकर आदित्य हृदय स्त्रोत्र से लेके विष्णु सहस्त्र नाम, राम रक्षा स्त्रोत्र या भगवती या भागवत या गीता का स्वाध्याय करने वाला किसी जाति का कोई व्यक्ति हो, अगर उस पथ पे रहेगा उसकी विजय सुनिश्चित है। इसमें भारत अग्रणी है और भारत सबको मार्ग देता है और भक्ति की प्रधान शक्ति भारत है। भारत में ऋषियों मुनियों का आशीर्वाद शुरू से रहा और सबका जनमानस में कल्याण के लिए भारत का एक एक भूमि और एक एक स्थान हमको प्राप्त हुआ है। इसीलिए हम एक चीज कहना चाहते हैं योगेंद्र जी, आपके टीवी शो के माध्यम से कि जो भी हमारे सुन रहे हैं या इस प्रोग्राम को ग्रहण को देख रहे हैं, वो कहीं से भयभीत ना हो, कहीं से भयभीत ना हो। जन टीवी के माध्यम से सबका इसमें मंगल भगवान सूर्य से होगा। थोड़े अंधेरा जरूर आया है, बल्कि हम विजय को प्राप्त करेंगे, हम विश्व गुरु बनेंगे। आज हमारे सामने रसिया भी, अमेरिका भी, जापान भी हमारे पीछे कतार में खड़ा है और सब हमारे ऊपर देख रहे हैं। कोविड-19 से लड़ने की जो शक्ति भारत में है वो देव योग से प्राप्त हुआ है। अच्छे परिणाम भी आए। प्रधानमंत्री सबको हमारे पथ पे ला करके गाइड करते रहे। तो डीपी साहब, थोड़ा सा संयम भारत को रखना होगा, भारत के नागरिकों को रखना होगा। समय और परिस्थितियां हमारे अनुकूल होंगी, थोड़ा सा वक्त निकालना होगा। ये कष्टदायी हो सकता है, लेकिन हिम्मत रखनी पड़ेगी। ये कहा जा रहा है आपकी ओर से। हाँ, 30 सितंबर के बाद जैसे शनि मार्गी हो जाएगा, इसका वैक्सीन भी मिलेगा, दवा भी मिलेगी। जो दुनिया में बीमारी आती है वो जाती नहीं है। कोविड में हम सबको जीना पड़ेगा, इसके सहारे लाइफ हम लोग को आगे बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, इसकी वैक्सीन मिल जाए, दवा मिल जाए तो जनमानस में शक्ति आ जाएगी। या आत्मा में जो सूर्य के रूप में हम बल प्राप्त करते हैं, उससे हम बलवान हो जाएंगे और हम उसमें आगे काम कर सकते हैं। उम्मीद हम करते हैं कि सितंबर के बाद हम उम्मीद पर दुनिया टिकी हुई है सर। उम्मीद वैक्सीन हम ले लें। आप सही कह रहे हैं। एक मनोबल की जो बात शुरू में आप दोनों ने बताई कि मनोबल बढ़ा करके रखेगा, और ये मनोबल अगर हमारा बढ़ता रहेगा तो निश्चित रूप से माना जा सकता है
परिस्थितियां तकलीफ दे कुछ समय के लिए हो सकती हैं। आज भी हम लॉकडाउन है, किसी को खुशी नहीं होगी, निश्चित रूप से परेशानियां हुई हैं कि आप घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन हिम्मत रखिए आपने, रिजल्ट बेहतर आएंगे। और थोड़ा अभी हिम्मत हमें रखनी पड़ेगी सितंबर तक, जैसे कि हमारे साथ में ज्योतिषाचार्य बैठे हुए हैं, वो बता रहे हैं। उस लिहाज से आप कुछ कहना चाह रहे हैं डीपी साहब? हम कह रहे चतुर्ग्रही योग है रविवार के दिन, 4 ग्रह जिसमें बुध चंद्रमा इस वर्ष के राजा जो मंत्री हैं, पिता पुत्र जरूर हैं, बल्कि आत्मा से उनका लगाव नहीं है, वैमनस्य की भावना है। ये संवत जब से शुरू हुआ है तब से पूरे विश्व में वैमनस्य की भावना है। अमेरिका हो, रूस हो, चाहे कोई कंट्री हो, इसी में शांति अगर देखें तो मूलतः रूप से चंद्रमा बुध दे नहीं पा रहा है। इसलिए नहीं दे पा रहा है कि खुद तो अपनी स्थिति में ठीक नहीं है, बल्कि हाँ, जिस दिन हम शनि को मार्गी कर लेंगे, जिस दिन हमारा राहु परिवर्तन कर लेगा, हम बलवान भी हो जाएंगे और धनवान भी हो जाएंगे। मैं चलिए हिमानी जी के पास जाना चाहूंगा, एक बार मैं हिमानी जी के पास जाना चाहूंगा। हिमानी जी, आपके पास आना चाह रहा हूँ। टैरो क्या कह रहा है राजनीति आप और ज्योग्राफिकल जो घटनाएं हैं उसको लेकर के? हिमानी जी, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो। किसी भी जोश के साथ, किसी भी गणित के साथ तब तक ही जीता जा सकता है जब रणनीतिकार बहुत चतुर हो और समझदार हो। महाभारत के लिए भी श्री कृष्ण ने आपने अगर इस घटना का जिक्र सुना हो तो सहदेव, जो कि उस समय के बहुत श्रेष्ठ ज्योतिषी थे, उनसे मुहूर्त निकलवाया था कि किस क्षण पे मैं इसको शुरू करूं जिससे पांडव ही जीते। लेकिन क्या पांडवों की तरफ से वो अभिमन्यु की घटना या फिर ऐसे कई महत्वपूर्ण किरदार जो हम लोगों ने खो दिए उस युद्ध में, अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। सिर्फ एक मैं समझती हूँ, हम जिस देश के वासी हैं, हमें अपने देश के लिए पॉजिटिव, लेकिन सिर्फ हम ही जीतेंगे, सब कुछ हमारे ही फेवर में हो जाएगा। ग्रह दोनों तरफ से पक्ष और विपक्ष के बने हुए हैं। अगर ये देखें कि इस समय ये विषाक्त जो वातावरण बन गया, मेरा और आपका प्रयास सिर्फ इतना रहना चाहिए कि सौहार्द बना रहे। कोई किसी बॉर्डर पे खड़ा है इसलिए वो हमारा दुश्मन है और हमारे बॉर्डर के अंदर खड़ा है तो हमारा दोस्त है, नहीं, इस एस्पेक्ट से नहीं। ह्यूमन ग्राउंड पे देखें तो सबको पैरेलल देखना होगा। प्लैनेटरी मुझे नहीं समझ आई ये चीज कि कैसे कुंडली में मतलब चाइना मकर लगने का और ये सब, क्योंकि डेफिनेटली उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो ना तो मैं क्लेम कर सकती हूँ और ना ही उस चीज का सवाल जवाब में पढ़ सकती हूँ। जहां तक मैं चाइना की स्थिति देख रही हूँ, बहुत स्ट्रांग दिख रही है मुझे टैरो से चाइना की स्थिति। हालांकि अच्छा नहीं लगेगा हमें ये सुनकर, लेकिन उसे अंडर एस्टिमेट कर लेना, ये सोच लेना कि नहीं वन साइडेड ही भारत के पक्ष में सब कुछ रहेगा, ऐसा हरगिज नहीं दिख रहा। कार्ड्स क्लियरली बोल रहे हैं कि डैमेज, कोई बड़ा नुकसान किसी भी कारण के चलते चाइना की तरफ से भारत को आ सकता है। हमारे पास समझ और समझदारी ये कहेगी, अगर हम आर्थिक मतलब पॉइंट पे, इकोनॉमिकल फ्रंट पे अगर हम जीत पाए या इस चीज को संभाल पाए तो चीजें संभलेंगी। लेकिन कार्ड्स के हिसाब से ये अभी मुझे भारत एक सेंसिटिव सिचुएशन में लग रहा है जहां कुछ नुकसान या डैमेज हमारे हिस्से आ सकता है। तो उसके लिए अभी इंतजार और करना होगा कि समय अनुकूल आने की। जो अभी डीपी साहब, आप इस पे कुछ कहना चाह रहे हैं? हिमानी जी को थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। हिमानी जी को बताना चाहता हूं कि वृष लगन की भारत की कुंडली है, मकर लगन की चाइना कुंडली, उसके खोल के देखें। शनि कभी किसी के साथ किसी रूप में आता है तो उसके जीवन में फल, सत्य असत्य जो भी है वो सत्य ही प्रदान करता है, असत्य के साथ कभी शनि नहीं है। शनि की स्थिति के कारण जो बुद्धि उसकी बदली हुई है, आज एक साथ चाइना के साथ अमेरिका, जापान, जितनी कंट्री है सब एक साथ उसे मुंह फेर लिया है कोविड-19 को लेकर के। अगर वो सत्य के साथ होता और समय से बताया होता। हिमानी जी देखे 26 दिसंबर 2019 को सूर्य ग्रहण था। उस ग्रहण में नारद संहिता में दिया है कि सूर्य ग्रहण के प्रभाव से ऐसे शनि विषाणु उत्पन्न करेगा जिससे पूरा विश्व भयभीत होगा। मेरे पास प्रमाण है, मैं देने के लिए तैयार हूँ। नहीं, मुझे जी चलिए, मैं लौटूंगा। हाँ हिमानी जी आप कुछ काउंटर कर रही हैं, बताइए। मैं चाइना को फेवर नहीं कर रही हूँ, मैं कार्ड्स की रीडिंग बता रही हूँ। और सत्य, पंडित जी एक गुजारिश है, हाँ मैं वही बोल रही हूँ। तो सत्य, आपका सत्य आपके लिए है, मेरा सत्य मेरे लिए। तो चाइना का सत्य चाइना के लिए सही है, हमारा सत्य हमारे लिए सही है। देखिए चाइना की जो स्थिति है, आज पूरा विश्व चाइना के दुश्मन क्यों बना हुआ। चलिए एक साइंटिफिक रीजन भी लेते हैं, संदीप भट्टाचार्य जी हमारे साथ जुड़ गए, जयपुर तारा मंडल के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। मैं डीपी साहब लौटूंगा आपके पास में, संदीप भट्टाचार्य साहब के पास में जाना चाहूंगा। भट्टाचार्य साहब, ग्रहण, चंद्र ग्रहण हो चाहे सूर्य ग्रहण हो, आप लोगों की रिसर्च क्या कहती है? हम जो अभी चर्चा कर रहे हैं उससे ये
ग्रह, राशि, नक्षत्र, इनका प्रभाव बताया जा रहा है। कुछ परिस्थितियां अनुकूल है, कुछ हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है। तारामंडल की रिसर्च क्या कहती है? आप लोगों ने कुछ अपने स्तर पे इस तरह के ग्रहण रिसर्च किए होंगे। दूसरी बात, एक सीरीज में ही 5 जून, 21 जून और 5 जुलाई 3 ग्रहण है एक महीने में। संदीप साहब, मुझे सुन पा रहे हैं? ग्रहण केवल मात्र एक धूप छांव की खेल जी, ग्रहण केवल मात्र एक धूप छांव की खेल है जी, यहाँ पर सूर्य इधर चंद्रमा की छांव पृथ्वी पर या पृथ्वी की छांव चंद्रमा पर, इसी कारण ग्रहण होते हैं। बिल्कुल। कल जो हो रहा है, चंद्रमा की छांव धरती के ऊपर गिरता है और इसके कारण हमें ये ग्रहण दिखाई देगा। आगे मैं ये कहना चाहता हूं कि साल में मिनिमम 2 सूर्य ग्रहण जरूर होते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। और ग्रहण का हमेशा एक सीजन होता है, 31 दिन से लेकर 37 दिन तक। मतलब अगर मैं राहु और केतु के संदर्भ में बोलूं, जो साइंटिफिक वोकैबुलरी में आता नहीं है, लेकिन हम अपनी संदर्भ में कहते हैं, राहु और केतु 2 जो इमेजिनरी पॉइंट्स इन द स्काई हैं, इनके आसपास अगर सूर्य और चंद्रमा पहुंच जाता है तो उसके 31 दिन बाद, 31 दिन के अंदर फिर दोबारा सूर्य ग्रहण के संयोग बनता है। मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कल आपके सूर्य बैठा हुआ है राहु पर और चंद्रमा राहु पर ही सूर्य के सामने आ गया, तो हमें सूर्य ग्रहण दिख रहा है। ठीक 15 दिन बाद सूर्य राहु के आसपास ही रहेगा और चंद्रमा पहुंच जाएगा केतु के पास, और इसी वजह से हमें चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। और ठीक 2 हफ्ते पहले, मतलब जून के पहले हफ्ते में हमें ऐसा ही स्थिति हुआ था। मतलब सूर्य तभी भी राहु के पास ही था और चंद्रमा दोबारा पहुंच चुका था केतु के पास, और इसी वजह से ये चंद्र ग्रहण हुआ और पृथ्वी के छाया चंद्रमा को ढक लिया था। लेकिन यहाँ पर पृथ्वी की जो छाया है, किसी भी छाया के 2 हिस्से होते हैं। जैसे आप मेरे पीछे भी देख रहे हैं, 2 छाया बन रहा है, और एक छाया है गहरी जिसको हम छाया कहते हैं, और एक छाया है कम गहरी जिसको हम छाया कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी की छाया के अंदर से गुजर जाता है तो हमें बिल्कुल उसका असर कोरी आंखों से नजर नहीं आता है। हाँ, अगर आप फोटोग्राफी करें और ग्रहण के पहले कोई फोटोग्राफ ले लें और ग्रहण के समय कोई फोटोग्राफ लें, दोनों के अंतर देखें तो उस समय आपको समझ में आता है। लेकिन कोरी आंखों से ये प्रच्छाया ग्रहण आपको समझ में नहीं। जी, यहाँ एक बात और जानना चाहूंगा भट्टाचार्य साहब, एक बात और जानना चाहेंगे हम। जो लोग देखना चाहें अगर ग्रहण को, किस तरह से देख सकते हैं? क्या सेफ्टी रखनी होगी, उनके सावधानी क्या रखनी होगी उन्हें? देखिए, ग्रहण का समय हमेशा ऐसा ही होता है कि एक ही चीज की हानि पहुंच सकती है, वो है आपकी आंख जी, जिसके सहारे आप देखेंगे, और इसके आपको एहतियात बरतना चाहिए। सबसे अच्छा होगा आप अगर किसी चीज से प्रोजेक्शन करके आप इसको देख सकते हैं, सूर्य को देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ऐनक ले लीजिए और किसी दीवार के ऊपर उसको प्रोजेक्शन करके सूर्य के प्रतिबिंब बनाइए, उसको देखिए। या कोई इक्लिप्स गॉगल्स आपके आसपास उपलब्ध है तो उसका इस्तेमाल कीजिए। या किसी हार्डवेयर शॉप से अगर आपका 14 नंबर वेल्डर्स ग्लास मिलता है तो आप उसको इस्तेमाल कीजिए। जरूर कोई एक्सपोज्ड फिल्म या एक्सरे फिल्म बिल्कुल इस्तेमाल ना कीजिए, ताकि उसकी वजह से आपके आंखों में हानि पहुंच सकता है। मतलब केवल सूर्य की तरफ ही नहीं, किसी भी ब्राइट सोर्स की तरफ आप देखें, आपके तरफ आंखों में हानि पहुंचता है। और ये एक्सरे गॉगल्स या वेल्डर्स ग्लास आपके सूर्य की रोशनी को करीब 1 लाख गुना कम करके आपके आंखों में पहुंचाता है। और दूसरी एक चीज बताना चाहूंगा जो आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि सूर्य की रोशनी में ताप, जो इंफ्रारेड रेज है, उसके सहारे ताप हम तक पहुंचता है। और ये इंफ्रारेड रेज आपके आंखों के अंदर जो रेटिना है उसके ऊपर जबरदस्त हानि पहुंचा सकता है। ज्यादा देर तक आप आंख के पुतलियों को आप चंद्रमा के सूर्य की तरफ रखें तो आप इससे हमेशा अवॉइड करें, बिना गॉगल्स के या बिना किसी प्रोटेक्शंस के। जी, चले समय कम है, मैं माफी चाहूंगा, आप लोगों को रोकना चाहूंगा। बहुत ही आप लोगों के जो विचार और जानकारी है हमारे दर्शकों तक पहुंची है, निश्चित रूप से बहुत ही फलदायी कहूंगा। कई चीजें ऐसी हैं कि जो उनके सवाल हम तक थे, आप लोगों ने निश्चित रूप से उनके उत्तर उन तक पहुंचाने की कोशिश की है। डीपी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं 30 सेकंड दे सकता हूँ, समय बहुत। देश लगन, सिंह लगन, कुंभ लगन, मीन लगन,
या ये जो हमारी गणना ज्योतिष में है, मेष राशि, सिंह राशि, कुंभ और मीन राशि के लिए ग्रहण शुभ है, उसका कोई प्रभाव उस पर खराब नहीं है। अन्य जो राशियां हैं उसमें कुछ ना कुछ रोग शोक भरा हुआ है, अन्यथा उसका प्रभाव है। यही चीज अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं। मैं माफी चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप जुड़े हमारे साथ में, और इतने जो प्रश्न हम लोगों के एक जहन में चल रहे थे उनके आप लोगों ने उत्तर भी दिए। और निश्चित रूप से ये खगोलीय घटना के साथ साथ असर जरूर आता है किसी भी घटनाक्रम का। और संदीप भट्टाचार्य साहब ने कहा कि हम दर्शकों से यह भी गुजारिश करना चाहेंगे कि अगर आप ग्रहण देखना चाहें तो निश्चित रूप से आंखों की सेफ्टी बहुत जरूरी है। कई लोग फिल्म लगा करके देख लेते हैं कि एक्सरे की फिल्म को लगा करके देख लेते हैं, ऐसा रिस्क ना उठाएं, क्योंकि जब सूर्य है वो कवर होता है तो उसकी जो किरणें हैं, ये बताया जाता है, जैसे संदीप साहब ने भी बताया है, कि वो रोशनी और तेज होकर के और उससे जो सर्कल में से निकलती है वो निश्चित रूप से आंखों पे ज्यादा प्रभाव डालती है, उसकी वजह से आपकी आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। देखिए, खगोलीय घटना है, लेकिन जो हमारे ज्योतिष आचार्य ने जो बताया है उन परिस्थितियों को और उनका भी ख्याल रखें, आप पूजा पाठ करें। हिमानी ने कहा और संदीप जी ने कहा कि तमाम जो चीजें हैं आपके साथ में एक सुझाव के साथ साथ में आपको ये भी बताया जा रहा है कि आपको सेफ्टी किस तरह से अपनी आंखों की करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।